हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन अधिगम के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अधिगम में आज हम अधिगम वक्र की चर्चा करेंगे। तो अधिगम वक्र मूलतः कितने प्रकार का होता है और अधिगम वक्र है क्या, या फिर अधिगम वक्र से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसी पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है अधिगम वक्र, इसके बारे में सबसे पहले हम बेसिक तरीके से बात करें। सामान्य भाषा में इसका अर्थ लें, वक्र का मतलब किसी चीज को ग्राफ में दर्शाना या फिर उसे रेखा चित्र के रूप में दर्शाना। तो हम कह सकते हैं कि जब अधिगम की दर को हम किसी रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं तो वो क्या है, अधिगम वक्र है। अगर हम इसका सामान्य अर्थ लें तो कह सकते हैं कि अधिगम की गति को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाना ही क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अधिगम की उन्नति और अधिगम की अवनति को दर्शाने वाला वक्र। किसको, अधिगम की उन्नति को और अधिगम की अवनति को दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अधिगम की उन्नति व अवनति को दर्शाने वाला वक्र यस क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र। अगर ऐसे भी ना समझ में तो हम कह सकते हैं कि अधिगम की गति, मात्रा, उन्नति को व्यक्त करने वाला वक्र। यानी इसको किसी भी भाषा में लो, आप कह सकते हो कि अधिगम की गति, अधिगम की उन्नति, अधिगम की अवनति, अधिगम की मात्रा को रेखा चित्र के रूप में व्यक्त करना ही क्या है, अधिगम वक्र है। अधिगम वक्र क्या कह रहे हैं हम, यानी ये कह सकते हैं अधिगम की गति, अधिगम की गति, मात्रा व उन्नति को दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र कहलाएगा। पर जैसे हम ये कह रहे हैं कि अधिगम की उन्नति अवनति को दर्शाने वाला जो ग्राफ है या वक्र है वो क्या कहलाता है, या रेखा चित्र है, वो अधिगम वक्र कहलाता है। ओके, क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र कहलाएगा। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में गेट्स ने एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन भी दी है। किसने, गेट्स ने कहा कि अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति व उन्नति को व्यक्त करता है। यानी अधिगम वक्र जो है, अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति व उन्नति को व्यक्त करता है। यह बात गेट्स ने कही। किसने, गेट्स ने। तो जो हम अधिगम वक्र जो दर्शा रहे हैं, ये जो अधिगम वक्र बन रहा है, इसका मूल कारण क्या है दोस्तों, यस याद रखिएगा, इसका जो मूल कारण है, मूल कारण वो अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अधिगम पठार क्या होता है, अधिगम का पठार। जब अधिगम का पठार बन जाता है तो उसको हम ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि जो ग्राफीय रूप हम दे रहे हैं उसका मूल रीजन ही क्या है, अधिगम का पठार बनना है। तो दोस्तों, इस अधिगम वक्र के अगर हम मुख्य भेद पढ़ें, मुख्य भेद यानी मुख्य भेद कितने हैं, या फिर मुख्य कारक कितने भेद हैं, या मुख्य प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों याद रखना, इसके मुख्य जो भेद होंगे वो 3 होंगे। क्या होंगे, 3। अगर ऑप्शन में 3 ना हो तो हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। पर आप ये सोच रहे हो कि 3 और 4 दोनों हो, तो आपको 3 ही करना है। क्या करना है,
3। यानी अधिगम वक्र के मुख्यतः भेद हैं तो आपको 3 देखना है। ओके, अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना है, 4 करना। अगर ये दोनों हैं तो आपको 3 को पहले वरीयता देंगे, क्योंकि ऐसा पेपर में एक बार फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ऐसा हुआ है और वहां पर 3 ही माना गया। ओके, अब इसके भेद कौन कौन से होते हैं? इसके भेद सकारात्मक, नकारात्मक, मिश्रित और सररेखीय। कितने प्रकार होते हैं? वैसे 4 काउंट करते हैं, 4 पढ़ेंगे, पर मुख्यतः कितने लेंगे हम? 3 लेंगे। अब चारों को भेद चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? धनात्मक। यस, धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र को ही याद रखेगा, धनात्मक वक्र को ही नतोदर कहते हैं। नतोदर वक्र क्या कहेंगे? नतोदर। इसी को अंग्रेजी में कॉनकेव कर्व बोलेंगे। ओके, एक नाम और आ सकता है, वो है जी अवतल वक्र। क्या? अवतल वक्र। यानी इसके अंदर जो बालक के अधिगम को हम दर्शाएंगे और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर के अंश यानी वर्त के ऊपर अंश की ओर अंदर की ओर होगा, इधर ऐसे यूं करके, तो वो अवतल जैसा बनेगा, यानी नतोदर होगा। क्या बनेगा? नतोदर या धनात्मक या फिर नतोदर, या इसको नाम दे सकते हैं सकारात्मक। क्या नाम दे सकते हैं? सकारात्मक। धनात्मक कह सकते हैं, सकारात्मक नाम दे सकते हैं। एक नाम और आ सकता है, वो है वर्धमान। क्या नाम आ सकता है? वर्धमान शिक्षण वक्र। दोस्तों ये नाम मिल सकते हैं, आपको नाम ध्यान रखना है। धनात्मक कहेंगे तो सकारात्मक भी कहेंगे। ओके, नतोदर, नतोदर कह रहे हैं तो नतोदर का ही हिंदी में उत्तल होता है, इसी का अंग्रेजी में कॉनकेव कर्व बोलेंगे और वर्धमान शिक्षण वक्र बोलेंगे। तो दोस्तों धनात्मक वक्र कैसा बनता है देखिएगा, हम एक ग्राफ के द्वारा इसको दर्शाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है, यहां पर बालक का प्रदर्शन, यानी इसमें बालक के प्रदर्शन को दर्शाएंगे और इधर बालक के हम समय मतलब टाइम को दर्शाएंगे। ओके, बालक पहले के प्रयास में धीमी गति से सीखे, यानी पहले क्या करे? धीमी गति से सीखे, और बाद के प्रयास में वो तीव्र गति से सीखे। यानी कहने का मतलब उसका जो यहाँ पे प्रयास होगा वो पहले क्या होगा? धीमा होगा, वो धीमी गति से सीखेगा, और बाद में धीरे धीरे वो अधिक तेज से सीखेगा, या फिर वो तेज गति से सीखेगा। यहां पर जो ग्राफ बनेगा तो यहां पे देखिएगा ये इस प्रकार से अंश बना, यानी वृत्त का अंश बना, और ये ऊपर जो ऊपर की ओर है पर अंदर की ओर जा रहा है ऐसे। तो यहां पे जो अगर हम इसी को इसी प्रकार से फिर बनाएं तो यहां जो आकार बनता है वो अवतल दर्पण जैसा बनता है। किस जैसा बनता है? अवतल दर्पण का। तो दोस्तों यहां पे भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, ये उन्तोदर नहीं होगा, ये नतोदर ही होगा। क्या होगा? नतोदर, मतलब पहले कम फिर अधिक। ओके, नत का मतलब पीछे होता है और उदर मतलब ऊपर की ओर होता है, तो पहले कम और फिर अधिक। यहां पर बालक का जैसे यहां से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो सीखना इस प्रकार से स्थिर सा हो जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा? अधिगम का पठार बनेगा। ओके, क्या बनेगा? अधिगम का पठार। तो हमें यह भी जान लेना होता है कि अधिगम का पठार क्या होता है, यानी जब अधिगम स्थिर हो जाए, अधिगम में स्थिरता आ जाए, या ये कह दें कि अधिगम अवरुद्ध हो जाए, तो उस समय जो ग्राफ की जो कंडीशन बनेगी या ग्राफ जो बनेगा वो अधिगम वक्र में दर्शाया जाएगा। जैसे यहां पे फिक्स है पर यहां पे नहीं बन रहा, इस प्रकार से जा रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, फिर यहां पे एक जगह स्थिर हो जाएगा, तो यहां पे एक पठार बनेगा। नेक्स्ट, यानी इसमें बालक पहले के प्रयास में पहले धीमी गति से सीखता है और फिर तीव्र गति से सीखता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक बालक पहले के प्रयास में धीमी गति से और फिर बाद के प्रयास में तीव्र गति से सीखता है, तो किस प्रकार का वक्र बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पे नतोदर करना है, धनात्मक वक्र करना है,
अवतल वक्र करना है, सकारात्मक या धनात्मक या वर्धमान नाम आपको लिखना है। ओके, भ्रम में मत आना। बुकों में यहाँ पे आपको उन्तोदर भी मिल सकता है, पर ये नतोदर ही है। क्या है? नतोदर ही है। और ये वक्र इसके अलावा कब बन सकता है, यानी इसमें दो बातें आपसे पूछ सकते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब बनेगा। जब बालक पहले के प्रयास में धीमी गति से और फिर तेज गति से सीखता है, तब वक्र बनता है। तो आपका जवाब होगा धनात्मक बनेगा। क्या बनेगा? धनात्मक। पर ये वक्र कैसे बना? जैसे ये ऐसा हुआ कब? जैसे बालक को कोई कठिन पाठ दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? पढ़ने को कठिन पाठ दे दिया जाए तो बालक के पहले धीमी गति से फिर तीव्र गति से सीखेगा। यानी जब कठिन पाठ पढ़ने को दिया जाता है, तो दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब बालक को पढ़ने के लिए कठिन पाठ दिया जाता है, तब वक्र बनता है। तो आप कहेंगे यहां जो वक्र बनेगा वो कौन सा होगा? धनात्मक होगा। कौन सा? धनात्मक। दोस्तों यहां पर ये जो इसकी सिर्फ जो आकृति बनी है ये वाली, जरूरी नहीं कि ऐसा बने, ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनर ऐसा दे। हो सकता है इस प्रकार का एग्जाम्पल दे करके आपको ग्राफ दे दे। तो दोस्तों इसमें जो ग्राफ है धनात्मक में, वो इस प्रकार से भी बना सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर इसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकता है, जैसे यू। याद रखिएगा, धनात्मक को ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं और ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भ्रम में आने की जरूरत नहीं है कि ये ग्राफ इसी प्रकार से होगा। एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल दे दिया कि जब बालक पहले के प्रयास में धीमी गति से और फिर तेज गति से सीखता है तो निम्न में से वक्र बनता है। तो इस प्रकार से 4 वक्र बना कर दे देगा। हो सकता है ऐसा बना दिया, जैसे उसने ऑप्शन लिख दिए, इस प्रकार से वक्र बनाए हों, जैसे यूं दे दिया हो या यूं दे दिया हो, या फिर उसने ऐसे बना दिया हो, या फिर उसने ऐसे बना दिया हो। इस प्रकार से वक्र बनाकर दे सकता है ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों यहां पर ये होगा। ओके, कौन से वाला? ये 1 नंबर वाला। ओके, इसके बाद 2 नंबर आता है धनात्मक वक्र के बाद ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र को आप उन्तोदर, कॉन्वेक्स कर्व बोलेंगे, अवतल वक्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक कह सकते हैं। ऋणात्मक को आप उन्तोदर कह सकते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कह सकते हैं, उत्तल वक्र कह सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं धनात्मक वक्र के बाद ऋणात्मक वक्र की, और एस आकारीय वक्र की, जो एस सेफ आकृति का बनता है। और एक होता है सम्मान स्पादन वक्र, जिसको हम रेखीय तरुण वक्र भी कहते हैं चौथे में। तो उनके अब हम चर्चा करते हैं। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि अधिगम वक्र क्या है। तो अधिगम की गति को रेखा चित्र में व्यक्त करना या उसे ग्राफ में अंकित करना क्या कहलाएगा? अधिगम वक्र। अगर हम सीधी भाषा में लें तो उन्नति को, यानी अधिगम की उन्नति हुई है या अवनति हुई है, उसको दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाएगा? अधिगम वक्र। या ये कह दें अधिगम की गति, मात्रा, उन्नति को दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाएगा? अधिगम वक्र। हम ये भी कह सकते हैं गेट्स के अनुसार कि अधिगम वक्र में सीखने की गति, मात्रा और उन्नति को व्यक्त करता है। इसके मूल कारण जो होता है अधिगम कारक का, जो अधिगम में स्थिरता कहा जाना, यानी अधिगम का पठार बन जाना होता है। यानी ये जो है ये अधिगम पठार को भी व्यक्त करेगा। इसका मूल कारण अधिगम पठार भी है। जैसे अगर बालक समान प्रयास से समान गति से सीखेगा तो वहां पर एक भी पठार नहीं बनेगा, यानी बालक सीधा सीखता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऋणात्मक की। अब देखिए 2 नंबर, यास 2 नंबर है ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र को ही आप कह सकते हैं उन्तोदर वक्र, इसी को कह सकते हैं कॉन्वेक्स कर्व। ओके, और इसी को दे सकते हैं नाम आप उत्तल वक्र।
क्या नाम दे सकते हैं? उत्तल वक्र। यानी इसके अंदर जो आकृति बनेगी, जो शेप बनेगी, वो उत्तल दर्पण जैसी होगी, दर्पण जैसी होगी। यानी उन्तोदर का अगर हम हिंदी में विच्छेद करें तो उन्नत जमा में उदर होता है। यानी कहने का मतलब है पहले तीव्र गति से सीखता है और बाद के प्रयास में बालक है मंद गति से सीखता है। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की होगी या किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? जैसे बालक का यहाँ पे हम प्रदर्शन दर्शाते हैं और यहाँ पर हम उसके प्रयास और उसके समय को दर्शाते हैं कि कितने समय में किस प्रयास से उसने कैसा सीखा है। जैसे बालक पहले के प्रयास में धीमे सीखता है, फिर बाद के प्रयास में, जैसे इसके अंदर पहले के प्रयास में तीव्र सीखता है और बाद के प्रयास में मन और धीरे धीरे इस प्रकार से। कहने का मतलब पहले बालक तीव्र गति से सीखता है और फिर धीरे धीरे उसमें स्थिरता आ जाती है, ऐसे एक पठार सा बन जाता है। यानी अधिगम यहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है? और कम होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक पठार बनेगा, एक अधिगम पठार, यह याद रखेगा। और धनात्मक में भी कितना अधिगम पठार बनता है? एक अधिगम पठार बनता है। यानी जहां पे सीखना अवरुद्ध हो जाए। ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इसमें ये प्रदर्शित किसको कर रहा है? यस, पहले तेजी से सीखता है और फिर मंद। यानी कहने का मतलब बालक पहले के प्रयास में तीव्र और बाद के प्रयास में धीमी गति से सीखता है। तब कौन सा वक्र बनता है? ऋणात्मक। यानी जब बालक पहले के प्रयास में तीव्र व बाद के प्रयास में धीमी गति से सीखता है, तब वक्र बनता है। यस, तब कौन सा वक्र बनेगा जी? ऋणात्मक बनेगा, उन्तोदर बनेगा, कॉन्वेक्स कर्व बनेगा या उत्तल वक्र बनेगा। आपका ये पर्सन हुआ, इस प्रकार से पर्सन होगा और आपका जवाब जो होगा वो ऋणात्मक वक्र या उत्तल वक्र या फिर उन्तोदर वक्र होगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एक पर्सन और बन सकता है इसमें जी। एक पर्सन और क्या बन सकता है कि इसका मूल कारण क्या है? जैसे एक बालक में थकान, रुचि, जिज्ञासा का अभाव हो जाए। यानी एक बालक में थकान, रुचि, जिज्ञासा के अभाव में जो वक्र बनेगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे बालक में थकान आ गया, या बालक में सीखने में रुचि नहीं रही, या बालक में जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा नहीं रही, तब बालक में जो वक्र बनेगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। यस, तो कह सकते हैं जब बालक में रुचि, जिज्ञासा का अभाव हो तब वक्र बनेगा। कौन सा बनेगा जी? ऋणात्मक वक्र बनेगा। कौन सा? ऋणात्मक, यानी उत्तल या फिर उन्तोदर। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद तीसरा। इसमें तीसरा क्या भेद होता है? तीसरा भेद होता है दोस्तों एस आकारीय। क्या होगा? एस आकारीय वक्र। यानी कह सकते हैं एस सेफ कर्व, यानी एस की आकृति वाला वक्र बनेगा। ऐसे में एक बात यह भी ध्यान रखें कि ये वक्र इस प्रकार से न होकर के एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है। ओके, पहले तीव्र फिर मंद, ऐसे भी दर्शा सकता है एग्जामिनर। मुख्यतः ऐसे समझो, पर ऐसे एग्जामिनर दे सकता है। इसके बाद एस आकार्य में क्या होता है? एस आकार्य में कभी बालक तेज सीखता है, पहले के प्रयास में जैसे धीमी गति से सीखे, फिर तेज सीखे, फिर धीमी गति से, फिर तेज, फिर धीमी गति से। तो इस प्रकार से जो वक्र यहाँ पे बनेगा वो एस आकार्य वक्र बनेगा।
यानी इस प्रकार से, यानी एक तरफ आप प्रदर्शन दर्शाएंगे और एक तरफ उनके प्रयास और समय को दर्शाएंगे। जैसे बालक पहले के प्रयास में धीमी गति से, फिर तीव्र गति से, फिर धीमी गति से, फिर तीव्र गति से, फिर धीमी गति से, ऐसे यानी एस आकार ये बनेगा। पहले के प्रयास में धीमी गति से, फिर तीव्र गति से, फिर मंद गति से, फिर तीव्र गति से। दोस्तों यहां पर देखिएगा जो सीखने के जो पठार बन रहे हैं यहां पर ऐसे, वो सर्वाधिक बनते हैं। यानी अधिगम के पठार सर्वाधिक किस में बनते हैं? याद रखिएगा, अधिगम के पठार सर्वाधिक किस में बनेंगे? सर्वाधिक बनेंगे एस आकारीय वक्र में। एस आकारीय वक्र में सर्वाधिक अधिगम पठार बनते हैं। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्त किया जा रहा है कि बालक का कहां कहां सीखना अवरुद्ध हो रहा है, जबकि इसमें एक ही अधिगम पठार बनता है। धनात्मक में एक ही बनता है, ऋणात्मक में भी एक ही बनता है, और एस आकारीय में एक नहीं अनेक बन सकते हैं, अधिक बन सकते हैं। तो ये जो एस आकारीय वक्र कब बनता है, यानी इसमें ये बात तो समझ में आ जाएगी आपको कि पहले पर धीमी गति से, फिर तेज गति से, फिर धीमी गति से, फिर तेज गति से बालक जब सीखता है तो इस प्रकार के सीखने में जो दर्शाए ग्राफ में दर्शाएंगे तो वो एस आकारीय वक्र बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें कारण ये बना कैसे? देखो, जब बालक को बिना जानकारी के कोई कठिन पाठ दे दिया जाए, क्या कह रहा हूं यहां पर देखो, कहा कि जब बालक को पहले, नहीं इसमें लिखा था ना, जब उसमें पिछले में धनात्मक में लिखा था हमने कि बालक को पहले कोई कठिन पाठ दे दिया जाए तो पहले धीमी गति से सीखेगा, फिर तीव्र गति से वहां धनात्मक बनेगा। पर यहां पे है कि बालक पहले प्रयास में तीव्र और बाद के मंद सीखेगा। ये तब होता है जब रुचि, जिज्ञासा और का क्या हो जाए, अभाव हो जाए। अगर हम ऐसा करिए की बात करें, जब बालक को बिना जानकारी के कोई कठिन पाठ पढ़ने को दिया जाता है, यस, जब बालक को बिना जानकारी के कठिन पाठ पढ़ने को दिया जाता है, तब कौन सा वक्र बनता है? यस, याद रखिए, उसमें एस आकारीय वक्र बनेगा। कौन सा? एस आकारीय वक्र। क्योंकि बालक को जब कठिन पाठ दिया जाएगा तो पहले वो उसको समझने की कोशिश करेगा, धीमी गति से सीखेगा, तब उसको समझने लगेगा, तब थोड़ा तीव्र सीखेगा, फिर दिखते आएंगी, फिर मंद हो जाएगा, फिर थोड़ा समझेगा, फिर तीव्र सीखेगा। कहने का मतलब उसमें एस आकारीय जो शेप बनेगी, आकृति बनेगी, वो जब बालक को बिना जानकारी के कोई कठिन पाठ दे दिया जाए तभी ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों इसमें चौथा भेद। चौथा भेद जो है वो है रेखीय त्वरण वक्र। क्या कहेंगे? रेखीय त्वरण वक्र, या फिर कह सकते हैं सिर्फ सरल रेखीय। क्या नाम दे सकते हैं? सरल रेखीय वक्र। एक नाम और दे सकते हैं, वो है सम्मान निष्पादन वक्र। कौन सा? सम्मान निष्पादन वक्र, या सम्मान निष्पादन वक्र। ये चौथा है। ये कब बनता है? देखो, इसमें बालक के सम्मान प्रयास में सम्मान दर से सीखेगा, यानी जो वो प्रयास करेगा तो उसी प्रयास में उसी दर से सीखेगा जैसे पहले सीख रहा है। यानी इसके अंदर सम्मान प्रयास से सम्मान दर से सीखता है। क्या बोला गया? सम्मान प्रयास में सम्मान दर से सीखता है। ओके, इसमें जो आकृति बनेगी ग्राफ की वो इस प्रकार से होगी सीधी, प्रदर्शन और यहां पे प्रयास या समय। ओके, यहां पे एक भी पठार नहीं बनेगा, यानी कोई पठार यहां पे नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा सीखता चला जाएगा, बिल्कुल सीधा। ओके, सीधा सीखता जाएगा।
दोस्तों इस आकृति को एग्जामिनर ऐसे न देकर कैसे लिख सकता है, तो देखिए इसको ऐसे भी दे सकता है, बिल्कुल ऐसे भी दर्शा सकता है, यानी इसको सीधा यहां से दर्शा सकता है। ओके, दर्शाना ऐसे चाहिए, पर एग्जामिनर के हाथ में कलम है साहब, ऐसा कर सकता है, तो इनको चारों को अलग अलग शेप में, आकृति में वो दर्शा सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने ये बात पढ़ी है कि अधिगम वक्र का जो मूल कारण है वो अधिगम पठार है। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि अधिगम पठार वास्तव में होता क्या है और अधिगम पठार के कारण क्या है, ये अपन जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चर्चा करते हैं अधिगम के पठार की। अब देखें, हम चर्चा करेंगे अधिगम पठार के। तो अधिगम पठार का वास्तव में ऐसी सीधी भाषा में अगर हम अर्थ देखना चाहें तो सीधा सा अर्थ लेना आप है, सीखना जब अवरुद्ध हो जाए, सीखना जब अवरुद्ध हो जाए या सीखना अवरुद्ध हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम का पठार कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि सीखने की जो गति है, सीखने की जो गति है या मात्रा है या उन्नति है, वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी उसमें स्थिरता आ जाए। तो ऐसे में जो कहेंगे उसको कहेंगे अपन अधिगम का पठार। तो दोस्तों अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा अधिगम का पठार। यस, अधिगम का पठार किससे कह रहे हैं हम, अधिगम का पठार जी, क्या कारण, इसमें कहा गया कि सीखना अवरुद्ध हो जाए। जब सीखना अवरुद्ध हो जाए, सीखना अवरुद्ध हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। जैसे पहाड़ी भाग होता है और पहाड़ के ऊपर जो समतल भाग होता है ना, पहाड़ के ऊपर समतल भाग, उसी को क्या कहते हैं अपन, पठार कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा सीखने के अंदर, यानी सीखना जब अवरुद्ध हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम का पठार कहलाएगा। या ये कह सकते हैं कि सीखने की गति में स्थिरता आ जाए, क्या कह सकते हैं, सीखने की गति में स्थिरता आ जाए। यस, सीखने की गति में क्या आ जाए, स्थिरता आ जाए, तो वो क्या होगा, अधिगम पठार होगा। तो इस अधिगम के पठार के दोस्तों कारण क्या होते हैं, कैसे बालक, क्या कारण है कि बालक का सीखना अवरुद्ध हो जाता है, क्या कारण है कि बालक के सीखने की गति में स्थिरता आ जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, देखिएगा, देखिए नंबर 1, अगर सीखने की विधियां क्या हो, अनुचित हो, यानी अनुचित विधियों से अगर पढ़ाया गया हो, बार बार अनुचित विधियों का प्रयोग किया गया हो, या ये कहें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब संपादित की जा रही है तो विधियों में बार बार लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं, इससे सीखेंगे, इस विधि से नहीं, इस विधि से सीखेंगे। इसका मतलब बालक क्या समझ रहा है कि उसके समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आने लग जाता है, विधि बदल दी जाती है। तो विधियों में लगातार परिवर्तन करने से भी ऐसा हो सकता है, किसमें, विधियों में लगातार परिवर्तन। यस, विधियों में अगर लगातार परिवर्तन हो, अनुचित विधियों का प्रयोग किया जाए और साथ ही साथ अध्यापक के द्वारा कार्य के जटिल पक्ष को ध्यान में दिया जाए, यानी सरल से कठिन की ओर नहीं, सिर्फ जटिल पक्ष को अगर ध्यान दिया जा रहा है तो भी अधिगम का पठार बनेगा, यानी सीखने की गति में स्थिरता आएगी, सीखना अवरुद्ध हो जाएगा, सीखना अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात अधिगम का पठार बन जाएगा। तो कार्य में जटिलता या कार्य के जटिल पक्ष पर ध्यान, अगर कार्य के जटिल पक्ष पर ध्यान देंगे तो सीधी सी बात है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो सीख जाएंगे, पर जो सामान्य बालक हैं वो नहीं सीख पाएंगे, पहले से पिछड़े हैं और पिछड़ जाएंगे, यानी शैक्षिक दृष्टि से क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा, विषय वस्तु की प्रकृति भी इसमें अहम होती है, विषय वस्तु की प्रकृति। अब विषय वस्तु की प्रकृति में जैसे उसकी लंबाई है, उसके कार्य पक्ष में उसको सरलता से, उसकी भाषा अगर सरल है तो कार्य विषय वस्तु की प्रकृति पे भी विशेष डिपेंड करता है कि उस विषय वस्तु की लैंग्वेज कैसी है, उसकी भाषा शैली कैसी है, तो वो भी बालक के सीखने में अहम भूमिका निर्वाह करती है। अगर सीखने विषय वस्तु की प्रकृति बालक के अनुपयोगी नहीं है या बालक के उपयुक्त नहीं है या बालक के अनुसार नहीं है तो बालक का सीखना अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अगर हम कहें कि बालक को अगर उचित अभिप्रेरित नहीं किया गया,
या समय समय पर अभिप्रेरित नहीं किया गया, यानी कहने का मतलब अभिप्रेरणा का अभाव। अगर बालक को अभिप्रेरित नहीं किया गया, अगर बालक को उस विषय वस्तु को सामान्य जीवन में उसका क्या महत्व है ये नहीं समझाया गया, तो हो सकता है सीखने की गति में क्या आ जाए, स्थिरता हो जाए। अगर बालक को अभिप्रेरित नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है बालक की इच्छा का भी क्या होगा, यानी रुचि का अभाव भी हो जाएगा। अगर बालक की रुचि का अभाव हुआ, बालक की जिज्ञासा में अभाव हुआ, जिज्ञासा का अभाव, यस, रुचि का अभाव, जिज्ञासा का अभाव, ये भी बालक की सीखने की गति को रोकते हैं। साथ ही साथ अगर मनोवर्ती नेगेटिव बन जाए, मूल प्रवृत्ति नेगेटिव हो, यानी कहने का मतलब ऋणात्मक मनोवर्ती, ऋणात्मक मूल प्रवृत्ति, मूले प्रवृत्ति, ठीक है। साथ ही साथ बालक के थकान, अगर थकान से आ जाती है तो भी सीखना क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है साहब। नेक्स्ट बात, अगर अनुचित वातावरण हो, शैक्षिक वातावरण नहीं मिल पा रहा, तो भी सीखना क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो अनुचित वातावरण, यस, अनुचित वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर हम और बात आगे बढ़ाएं, जैसे बालक को जब भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है तो उनके आयु स्तर, उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप या उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप अगर शिक्षण की व्यवस्था नहीं है तो भी सीखना अवरुद्ध हो जाएगा। तो कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण का न होना, न होना। नेक्स्ट, बालक की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशव अवस्था में उसी हिसाब से, बाल्यावस्था में उसी हिसाब से, और किशोर अवस्था तो उसी के अकॉर्डिंग बालक को शिक्षण करवाया जाना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि विकास की अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण का न होना। किसका? विकास की अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण का न होना। ये अधिगम को क्या करेंगे? बाधित करेंगे। यानी अधिगम को बाधित करेंगे मतलब अधिगम को अवरुद्ध करेंगे या फिर अधिगम की गति में स्थिरता पैदा कर देंगे। दोस्तों, ये जो है अधिगम पठार के मूल कारण है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि अधिगम पठार के निवारण क्या है जी, निवारण में इनको पॉजिटिव बना दो, ये सारे पक्ष क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। जैसे अगर अधिगम पठार के निवारण की बात करें तो जहां पे सीखने की विधियां अनुचित है वहां उचित विधियां हो जाएगी, विधियों में लगातार परिवर्तन है वहां पर हो जाएगा एक ही विधि से। कार्य के जटिल पक्ष को ये बात चेंज कर देंगे कि कार्य के सरल से जटिल पक्ष को ध्यान दिया जाए। विषय वस्तु की प्रकृति सरल और रोचक होनी चाहिए। अभिप्रेरणा, बालक को समय समय पर अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। बालक में रुचि जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए। उसकी धनात्मक मनोवर्ती, धनात्मक मूल प्रवृत्ति को विकसित किया जाना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो अधिगम का पठार नहीं बनता, सीखना अवरुद्ध नहीं होता, सीखने की गति में स्थिरता नहीं आती। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।